आखिरकार नेपाल में हो क्या रहा है। नेपाल जल रहा है, तोड़फोड़ हो रही है। इस समय हर तरफ से एक तस्वीर सामने आ रही है, वो है नेपाल की। नेपाल जल रहा है, तोड़फोड़ हो रही है। इवन टूरिस्टों के साथ भी अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। आखिरकार नेपाल में हो क्या रहा है और क्या इसके पीछे की असल वजह है, आइए इसे समझते हैं। नेपाल के लोग शायद बेवकूफ़ नहीं कि सोशल मीडिया बैन हो जाने के बाद उन्होंने सरकार गिरवा दी या फिर जगह जगह जाकर होटल्स, रेस्टोरेंट या बड़ी बड़ी इमारतों को फूंक दिया, जला दिया। ये कोई छोटी घटना नहीं हो सकती है कि सिर्फ सोशल मीडिया के बैन होने से ऐसा हुआ। ये नेपाल के यूथ के अंदर की जो छिपी हुई आग थी वो एकदम से अब भड़क गई है। बड़े लंबे समय से नेपाल की अगर बात करें तो बेरोजगारी से और असमानता से, या एक तरीके से आप ये कह लीजिए कि पॉलिटिशियंस के बच्चे मज़े करते थे, उनके रिश्तेदार मज़े करते थे, विदेशों में जाते थे, पार्टीज मनाते थे, और जो पॉलिटिशियंस के जान पहचान के थे उनको नौकरियां, पैसा सब कुछ मिलता था। जो आम युवा था वो सड़क पर भटक रहा था। महंगाई बढ़ रही थी, दूसरी तरफ आमदनी नहीं थी, बेरोजगारी थी, और इन सभी की चिंगारी सभी युवाओं के जहन में जल रही थी। कभी कभार ये युवा जो है वो अपने दिल की बातें सोशल मीडिया पर भी लिख लिया करते थे। और पिछले कुछ दिनों से नेपो किड्स की बात कर लीजिए आप, या फिर नेताओं के बच्चों की बात कर लीजिए, तो उस पर एक ट्रेंड चला हुआ था नेपाल में कि उनको लेकर के बातचीत हो रही थी कि कैसा वो जीवन व्यतीत करते हैं और एक आम इंसान कैसा जीवन व्यतीत करता है। बड़े बड़े हैंडल्स, बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इन सभी की बात कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को दबाने के लिए, रौंदने के लिए, जैसे सरकारें अमूमन करती है कि उन चीज़ों को बंद कर दिया जाए या किस तरीके से रोका जाए, वो स्टेप यहाँ पर नेपाल की सरकार द्वारा लिया गया, पीएम ओली द्वारा लिया गया। और अल्टीमेटली उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल्स को बैन कर दिया 26 के आसपास, जिसमें कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब ये सभी इंक्लूडेड थे, जिससे ये युवा जेनजीज जिसको हम कहते हैं, जनरेशन जेड जो 1996 के बाद के हैं, ये भी समझ लीजिए कि जेनजी क्या होते हैं, क्योंकि ये शब्द आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो ये सबसे बड़ा माध्यम था उन बच्चों का, जेनजीज का, 96 के बाद के 20 से 30 साल के बीच में, कि वो सोशल मीडिया पर बातचीत करते थे, अपने विचारों को आदान प्रदान करते थे, अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन वहाँ पर निकालते थे। लेकिन सरकार ने ये बैन कर दिया, और ऐसे में एक चिंगारी तो अंदर भड़क ही रही थी कि करे तो आखिर क्या करे। अपनी फ्रस्ट्रेशन सोशल मीडिया पर आकर के ये बच्चे निकाल दिया करते थे, लेकिन सरकार ने वो भी बंद कर दिया। अब ऐसे में वो फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं तो निकलनी थी, और अल्टीमेटली वो सड़कों पर आकर के निकली। ये युवा चाहते थे कि सोशल मीडिया का जो बैन लगाया गया है उसको हटाया जाए। विरोध प्रदर्शन किए गए, और ये जो विरोध प्रदर्शन किया गया वो सड़कों पर आकर के किया गया। और पहले इतना ऑफेंसिव नहीं था ये, पहले सिर्फ युवा ये चाहते थे कि इन सोशल मीडियाज हैंडल जो भी है उनको बैन ना किया जाए और उनको उनकी वापसी की जाए, उनको फिर से लाया जाए। लेकिन कहते हैं कि जब पावर जो होती है वो किसी किसी को ही पच पाती है। और नेपाल की अगर बात करें, जब से गणतंत्र बना है 2008 से, तब से यहाँ पर सरकारें बहुत ज़्यादा टिक नहीं पाई है। अस्थिरता यहाँ पर बनी हुई है। राजतंत्र जब हुआ करता था तो स्थिरता हुआ करती थी, लेकिन गणतंत्र बनने के बाद युवाओं का, लोगों का ये कहना है कि जो भी आता है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकता है, अपनी जेबें भरता है, भ्रष्टाचार करता है, अपने लोगों के मजे करवाता है, बाकी कुछ भी नहीं। तो हुआ यूं कि पावर जब थी पीएम के पास, तो उन्होंने उस पावर का इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया, कुछ ज़्यादा ही जो है वो इस्तेमाल इसका हो गया, और कुछ युवाओं की इस दौरान मौत भी हो गई। आंकड़ा 19 के आसपास इनिशियली जो है वो आया था। बस ये होना था, पर उसके बाद ये युवा और भी उग्र हो गया। फिर इस युवा ने इसे जो सामने लगा, चाहे पूर्व प्रधानमंत्रियों की बात करें, उन सभी के घरों पर अटैक किए गए, प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री तक झुलस गए, कई हेलीकॉप्टर के माध्यम से इवैक्यूएट भी हो गए, निकल गए, सेना ने उनको बाहर भी निकाला, लेकिन कई लोग आग में भी झुलस गए। फाइनेंस मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर्स की अगर बात करें तो पकड़ पकड़ के लोगों ने उनको मारा भी, परेड इत्यादि भी, मतलब एक जो हम कहते हैं कि नंगा नाच करवाना सरकार का, वो यहाँ के युवाओं ने करवाया। और धीरे धीरे इन युवाओं को ये महसूस होने लगा कि ठीक है, अब हम जब कर ही रहे हैं
तो उनको अपनी मजबूती कह लीजिए कि वो महसूस होने लगे कि हम अब मजबूत है, सरकार कुछ है नहीं। तो ऐसे में उन्होंने जगह जगह पर आग लगाना शुरू कर दिया। होटल्स की बात करें, मीडिया हाउसेस की बात करें, या फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट तक की बात करें कि जेलें इत्यादि से कई कैदी, खूंखार कैदी वहाँ से भाग गए हैं। और ऐसे में अब भारत की भी अगर हम बात करें तो बॉर्डर्स पर गश्तें बढ़ा दी गई है और लगातार हमारे जो फोर्सेस है वो गश्त दे रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई घुसपैठिया जो है वो आ जाए या किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंसेस जो है वो क्रिएट हो। लेकिन कई खूंखार कैदी भाग चुके हैं, कई सुप्रीम कोर्ट का उनका है उसकी फाइलों को जला दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। अब इसमें यह भी संभावना हो सकती है कि पहले तो ये युवाओं द्वारा एक तरीके से जो उनकी आग थी वो बाहर निकली, अब कहीं इसको दूसरा रूप ना दे दिया गया हो या कुछ बैड एलिमेंट्स इसमें ऐड ना हो गए हो जो एक तरीके से सब कुछ तहस नहस करने की कोशिश कर रहा हो। मतलब मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ जो ऐसे खूंखार कैदी या क्रिमिनल जिनके मामले चल रहे हो या जो जेलों में कैद हो उनको बाहर निकाल दिया गया। ये कहीं ना कहीं नेपाल के लिए थोड़ा सा यहाँ पर चिंताजनक विषय जरूर है और इस पर विचार करना होगा। हालांकि सेना ने अब पूरा कंट्रोल ले लिया है और सेना यहाँ पर सामंजस्य बनाने की कोशिश कर रही है। सेना ही अब अगली सरकार बैठेगी, गणतंत्र होगा, राजतंत्र होगा, क्या चीजें होंगी वो यहाँ पर देखेगी। और कुछ चेहरे जैसे बालन शाह जैसे जो कि मेरा काठमांडू के, वो चेहरे इस समय पर पनपे हैं और लोग कह रहे हैं कि इनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए। इस तरह की बातें चल रही है, लेकिन प्रधानमंत्री कौन बनता है कौन नहीं बनता है ये यहाँ पर जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन कुछ अलार्मिंग सिचुएशंस यहाँ पर जरूर निकल करके सामने आई है और ऐसा पहले से थोड़ा सा कुछ लोग कह भी रहे थे कि हो सकता है कि वहाँ पर सरकार गिर जाए या इस तरह की चीज़ें हो जाए और फाइनली ऐसा ही यहाँ पर हुआ है। लेकिन इसमें विडंबना वाली बात यह है कि जो अब इस समय पर प्रदर्शन कर रहे हैं चीज़ें हैं उनको ये समझना चाहिए कि आपकी कंट्री में कुछ टूरिस्ट भी होंगे। काठमांडू जैसे इतने खूबसूरत जगह हैं जहाँ पर घूमने लोग आते हैं, आप उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, जाने अनजाने में कर रहे हैं। मतलब आप होटल में आग लगा दे रहे हैं। होटल में कौन ठहरता है भाई? टूरिस्ट ही ठहरते हैं। तो कुछ टूरिस्टों की वीडियोस भी सामने आई है, बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इंडियन एम्बेसी से वो कनेक्ट करना चाह रहे हैं कि हमें बाहर निकाला जाए वरना हम ऐसे ही मर जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं और अब कैसे कंट्रोल होगी ये देखने वाली यहाँ पर बात ज़रूर होगी। लेकिन हाँ, सेना की तरफ से भी बयान अभी आ गया है एक और धीरे धीरे अब यहाँ पर समन्वय बनाया जाएगा और स्थिति को कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है उस चीज़ का, जब युवा के साथ धोखा होता है, जब उसे नौकरी नहीं दी जाती, महंगाई लगातार बढ़ती जाती है, जब पक्षपात किया जाता है, जब नेताओं के, राजनेताओं के बेटे, बच्चे, बच्चियां, बेटे बेटियां खूब मौज करते हैं और आम जनता त्रस्त होती है और नेता मस्त होते हैं, तो ऐसे एग्जाम्पल्स हमेशा निकल करके सामने आते हैं। आप बात श्रीलंका की कर लीजिए, आप बात अन्य देशों की कर लीजिए जहां पर पहले ऐसा हुआ है। तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है और यदि इस मुद्दे को ना सुलझाया जाए, जब तक युवाओं की एनर्जी किसी काम में नहीं लगेगी तो फिर वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। ये सरकारों को ध्यान देने की आवश्यकता है और नेपाली भाई बहनों से ये जरूर कह देना चाहेंगे कि अब तो शायद आपको शांत हो जाना चाहिए और फिर से नेपाल खुश हो, सभी लोग वहां पर सेफ फील करें, ऐसा हमारा मानना है। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी।